हेलो फ्रेंड। जन्म यदि तब का अगला अंश चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ अरियत को मैं सांगरदारी ले गया था, जानती हो? विलायत जाने से पहले। जानती हूँ। जब मैं ईसाई बना उससे पहले तुम मेरे लिए नाक में नथ डाले कोई अनपढ़ बहू लाना चाहती थी ना? हाँ, चाहती तो थी। उसे तो तुमने देखा नहीं। माँ फ्रांसीसी लड़की थी। मुझसे उसने बांग्ला और अंग्रेजी सीखी। मैं उससे तुम्हारे बारे में ढेर ढेर बातें किया करता था। वो कितनी भक्ति से भरी 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 सुनती रहती थी। मेरी सारी रचनाएं वो पढ़ती थी। खाना पकाना, घर गृहस्थी के कामकाज, गाना बजाना, वो सब कुछ जानती थी। जानती हूँ मेरे लाल। तुम्हारा यह आवारा घुमंतू बेटा जब खर्च और उधार में गले गले डूब जाता था, खूब परेशान रहता था। वो अतिशय दुखी होती थी, लेकिन उसने किसी दिन भी कोई कड़ी बात अपनी जुबान से नहीं निकाली। तुम्हारी तरह तेज उसमें नहीं था। वो फूल जैसी नरम और कोमल थी। मैंने क्या उसे कोई दुख दिया? बाद में अगर मैंने कुछ कहा भी तो वो कहती थी, छी, तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं सब भूल जाती हूँ। क्या तुम नहीं जानते? सीता सावित्री को मैंने सिर्फ पढ़कर जाना है। वो मेरी आंखों को साक्षात दिखा गई। चल, मुझे शांति तो मिली बच्चे। हाँ माँ, अपनी बेटी की तो शादी कर दी। दामाद फ्लॉयड बड़ा भला लड़का है। मेरे दोनों बेटों को मनु देखेगा, वही उन दोनों की देखभाल करेगा। घर आजा मधु, अब कितनी देर करेगा? घर का मतलब तुम हो। घर का माने तो आर्य। तू तो भाषा को भी अपनी माँ कहता है, देश को भी अपनी माँ कहता है। सब कुछ तो मैं ही हूँ रे। हाँ माँ, अब घर आ जा। मोरे मोरे रतन, मेरे उद्यमी बच्चा, कितना कितना दुख झेला तूने। अब लौटा, घर लौटा। बच्चे, मेरे पास आ जा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तेरा मुखड़ा देखे बिना, तुझे छाती से लगाए बिना मेरी छाती फट गई। बच्चे, वरना तुझे अकेला छोड़कर भला मैं आती? अगर मैं वहाँ होती तो क्या तुझे इतनी इतनी तकलीफ़ें झेलने देती मेरे लाल? अब तो तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन पहले मन के पट पर एक एक तस्वीर आ आकर गुजरती रही। सन 1862 मार्च का महीना। जतिन ठाकुर और विद्यासागर के कहने पर तय यह हुआ कि वो हिंदू पोएट्री का संपादन करेंगे, लेकिन वे विलायत चले गए। अधिक दिनों तक वो पत्रिका जारी रखना संभव नहीं हुआ। विलायत जाने से पहले मैं आर्यत को सांगरदारी दिखा लाया। कपोताक्ष के तट पर पर्णकुटीर में रहना स्वर्ग में रहने के बराबर है। मैं अपने ममिहाल काटियारा भी गया। मामा ने सोने की थाली में राजभोग खिलाया। आर्यत किस कदर भौचक्की रह गई थी। डार्लिंग, क्या यह सचमुच सोने की थाली है? तुम सच कह रहे हो? उन दिनों मैं क्या जानता था। इतना इतना निरायतन भी पदा है। खिदुरपुर वाला मकान हेमबंधु के भाई हरिमोहन ने खरीद लिया। मुझे 4 वर्ष तक यूरोप में रहना था। मैं आर्यत और बेटियों को यहीं रख गया। सारी जमीन जमा महादेव शांजे को सौंप गया। राजा दिगंबर मित्र सब कुछ की देखरेख करेंगे। विलायत में मुझे रुपया मिलते रहते थे, यहाँ 150 रुपया माह मिलते रहते। यूरोपा देवी यूरोपा कविता के माध्यम से राजनारायण को बता दिया कि स्वदेश को इस ढंग से विदा देनी होती है। मैंने लिखा, ओ मेरी माँ, दास को याद रखना। तुम्हारे चरणों में ही मेरी विनती है। स्मृति है में मैं अमर रहूँ माँ। मानसरोवर के सारे कमल वसंत शरद में ही खिलते हैं, लेकिन किसी ने भी अपना वादा नहीं निभाया। न मुझे रुपये दिए, न आर्यत को। मैं सन 1862 की जून में विलायत गया। आर्यत बाल बच्चों को लेकर सन 1873 के मई महीने में मेरे पास आ पहुंची। अपने रुपये होते हुए भी रुपये न मिलने से विदेशों में हमारी क्या बदहाली थी। उधार देना से मैं चर्चित हो उठा। मेरे बच्चे अनाहार रहे। एक एक कर अपना सारा कुछ बेचकर मैं फक्कर हो गया, निरा फकीर। अंत में मुझे विद्यासागर ने बचाया। उन्होंने उधार ही दिया था। उन्होंने मुझे दाम तो नहीं दिया, मगर वे यह भी नहीं जानते थे कि उनका उधार मैं शोध भी कर पाऊंगा। वैसे भी उन दिनों मुझे उधार भी भला और कौन देता। विद्यासागर, डियर डियर विद, तुम आर्यत को फ्यूनरल में नहीं आए, मुझे भी देखने नहीं आए, लेकिन उन दिनों की तरह आज भी मैं मुसीबत में मेरे साथ खड़े होने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ विद। कुछ एक कविताओं से क्या तुम्हारा ऋण चुकाया जा सकता है? सन 1865 में मैंने किस हालात में, किन परिस्थितियों में परसाई में बैठकर चतुर्दशपदी लिखी थी विद, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अंधेरे आकाश में तारे की तरह
काले मेघों में जैसे बिजली की कौंध, उसी तरह यूरोप के अंधेरे में, अंधेरी स्मृति में कई एक अद्भुत तजुर्बों की निहारिका चीर अम्लान रहेगी। मैं टेनिसन से भेंट की, विक्टर हुगो के थियोडर गोल्डटूकर से भी मिला, दांते की छठी शतवार्षिकी उत्सव में इटली के राजा को कविता लिखकर भेजी। राजा के मिनिस्टर ऑफ द रॉयल फैमिली ने लिखा, मेरी कविता पूर्व व पश्चिम को जोड़ेगी। उसके बाद जिद तो मेरे स्वभाव में ही था। आर्यत लोगों को फ्रांस में रखकर मैंने लंदन से बैरिस्ट्री पास की। पति पत्नी को फ्रांस में छोड़कर सन 1800 पत्नी और बच्चों को फ्रांस में छोड़कर सन 1867 में मैं बार एट लॉ बनकर लौट आया। मैंने कभी अपनी आय की सीमा में रहने नहीं जीना, मैं रह भी नहीं सकता था। तत्काल ही मैं यूरोप के सारे कष्ट भूल गया। मैं स्पेंसियस होटल में ठहर गया, मिसेज हैरिंग के होटल में रहा। चंद्र नगर में विला किराए पे ले लिया। बैरिस्ट्री करते हुए हजारों से दुश्मनी हुई, मगर मैं बैरिस्टर ही बन गया। मैंने दोनों हाथों से रोजगार शुरू किया, 4 हाथों से उड़ाता रहा। हर रोज पार्टी देता था, शराब में कुर्सी मेज बहाता रहा, आर्यत और बच्चों को रुपये भेजता रहा। जब मेरी आमदनी 1500 रुपया थी, मेरी जरूरत 2500 रुपये तक जा पहुंची। यूरोपा से मैं हजार रुपये उधार लेकर लौटा था। कौन याद रखता है भला, मैं उधार लेता ही गया, लेकिन हाँ, अपने रोजगार संपत्ति बेचकर विद से लिए हुए उधार को मैंने कौड़ी चुका दिया। इसी रवैये चलते हुए आर्यत को मैं रुपये कैसे भेजता। सन 1869 में वो मेरे पास लौट आई। मैंने तत्काल लाउडन स्ट्रीट में मकान किराए पे ले लिया। मैंने अपना मकान और बागान भी यूरोपियन स्टाइल में सजा लिया। समस्त मकान मूर्तियाँ, पेंटिंग, आस बाग, झाड़, फानूस और पदों में से सुसज्जित कर डाला। मूर्तियाँ, पेंटिंग, झाड़, फनूस, पदों से सुसज्जित कर डाला। मैं तो राजा ठहरा। वो धरती या समूची पृथ्वी मुझे उत्तराधिकार में मिली है। उत्तराधिकार में मिला है या नहीं, रुपयों का हिसाब किताब भला कौन क्यों करता है। उधार उधार उधार, चारों तरफ कर्ज उधार। बैरिस्ट्री से रुपये आने बंद हो गए। सन 1872 के आरंभ में मैं पंचकोट के राजा दीवान मैनेजर होकर उनके स्टेट में चला गया और सितंबर में ही लौट आया। वहाँ से मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा पतन अनिवार्य है, वरना तो सेहत रही। शराब पी कर लीवर सड़ गया, गले की आवाज़ भयंकर रूप से गड़गड़ाने लगी। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन बैरिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं रही। इसलिए शराब सब कुछ भुला देने में सक्षम बना देती है। मेरे चारों तरफ मेरे जीवन का हर स्तंभ टूट कर ढहने लगा। कवि, यश, बैरिस्ट्री, रुपया, सारा कुछ टूट कर बिखरने लगा। दिन पर दिन पानी मिलाए बिना ही निखालिस शराब पीता रहा। हाँ, मैं आत्महत्या कर रहा था। उन दिनों बच्चों के लिए पाठ कविताएं भी लिखी। मैं जानता था किसी दिन मेरी साहित्य कृतियाँ पुस्तक विक्रेता प्रकाशकों मुद्दों को अमीर बना देगी। सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मिलेगा। चिर विवादित लक्ष्मी और सरस्वती को मिलाने के चक्कर में मेरी यह दुर्दशा हुई। आखिरकार मकान का सारा कुछ बेचकर जब बिल्कुल दिवालिया हो गया, तो मैं जय कृष्ण मुखर्जी की लाइब्रेरी कोठी में चला गया। वहाँ से बेने कुकुर फ्लॉयड के घर पहुंच गया, जहाँ वहाँ आर्यत को रखकर मैं वहाँ अस्पताल में अकेला निचाट अकेला, इतना अकेला कि मैं कभी नहीं होना चाहता। रेबेका के बाद आर्यत के खिलाफ मैंने कभी किसी पर नज़र नहीं डाली। अपने बेटियों के संग साथ में मुझे बार स्वर्ग मिलता रहा। मैं बेहिसाबी था, बेहाव शराब पीता था, बेहिसाब कर्ज लेता रहा, बेहिसाब रफ्तार से जीता रहा। जिंदगी अगर सुरापात थी तो मैंने उसे आखिरी बूंद तक पी डाला। एक ही तो जीवन, जैसे मुझे समझ में आया मैं जीता रहा। रही मोल चुकाने की बात, मुझे जैसे मोल भला किसने चुकाया। आनंद, मुझ जैसा आनंद किसे मिला। मुझ जैसी जीवन शक्ति हो तभी तो, चाहे उसे आनंद कहो, दुख कहो, आशा कहो, आशा भंग कहो, सब कुछ तीखी प्रचंडता में जी पाता। मधुर राजा व्याकुल आवाज़ माइकल को फिर सुनाई दी। 28 जून को माइकल के अनुरोध पर रेवरेंड कृष्ण मोहन बनर्जी आ पहुँचे। माइकल से कुछ देर बात करने के बाद कृष्ण मोहन उठ खड़े हुए। उन्होंने फ्लैट से कहा। कितने गहरे विश्वास के साथ उसने कहा, मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ, वो मुझे आराम देंगे। फ्लैट ने कहा, ईश्वर की क्या मर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी इतनी तकलीफ आंखों से नहीं देखी जाती। बेटियाँ कहाँ हैं? अभी तो घर गए हैं। उन लोगों से भला क्या कहूँ। अभी उसी दिन माँ चली गई, अब पिता भी इस हालात में। हाँ, सो तो सच है। समाधि के बारे में क्या कोई हंगामा होगा? नहीं, उसके प्रति सभी लोग श्रद्धा करते हैं, तो फिर उनकी पत्नी की बगल में ही
बेशक बेशक 29 जून सुबह सुबह ही यह अंदाज़ा हो गया कि जिस किसी पल माइकल चले जाएंगे। बेटे बेटी दामाद सभी लोगों के करीब मौजूद हो गए। दोपहर 1 बजे बाद माइकल की आंखें बंद हो गई। सांसें छिन से छिनतर होती गईं। हाथ पांव ठंडे बर्फ। शर्मिष्ठा अपने पिता के चेहरे पर नजर गड़ाए पथराई बैठी रही। अचानक वह बोली, बप्पा ने क्या कुछ कहा? नहीं तो। मुझे लगा वो कुछ कहना चाहते हैं। ना तो। उस वक्त माइकल जैसे बेतहाशा दौड़ते जा रहे थे। अस्पताल से तो वे जाने कभी भाग चुके थे। उनकी माँ को आवाज़ दिए जा रही थी, घर लौट आ मधु। आर्यत पुकार रही है, डार्लिंग अभी आराम का समय है। लेकिन जितनी जगह से पहचानते, जितनी जगहों की जानते माइकल, वे सब छैया छुए बिना भला घर कैसे लौटते? उत्तरपाड़ा की लाइब्रेरी, कोठी, काला बाजार का मकान, मद्रास, बिशॉप कॉलेज, खिदिरपुर, सांगरदाड़ी। अब वे बरगद के पेड़ तले पहुंच चुके थे। जरा और आगे बढ़े ही घर। लेकिन कविता, वो कविता कहाँ है? वो कविता कहाँ गई? बिटिया शर्मिष्ठा, अरे वो कविता शर्मिष्ठा जो मैंने लिखी थी और फेंक दी थी। हाँ बिटिया, तूने उठाकर सहेज लिया था, वरना चल फिर से लिख लूँ बेटू। बंगला में ना लिख सके तो चल अंग्रेजी में ही लिख लें। तू ना लिख पाए तो अपने गौर काका को बुला, वो बिल्कुल ठीक ठीक लिख लेंगे। सुन बिटिया, मेरा बड़ा मन था कि वो कविता मेरी मौत के बाद, लेकिन माँ भुला जो रही है। मेरी माँ, तेरी माँ। एक बार उन दोनों के पास चला गया तो दोबारा लौट कर आना नहीं होगा बिटिया। चल लिख ले। रुको पथिकवर जन्म यदि तब वंग में, रुको पथिकवर जन्म यदि तव वंग में, रुको सुस्ताओ क्षण भर इस समाधि स्थल में। जननी की गोद में ज्यों सुसु लेता विश्राम, मही चरणों में महानिद्रा में डूबा। दत्त कुलदौ कवि मधुसूदन, जैसोर के सांगरदाड़ी, कौतक्ष तीर पर जन्मभूमि, जन्मदाता तत् महामती, राजनारायण नाम, जननी जनवी। और तभी दौड़ कर पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। जाने किसके 2 हाथों ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। शांति शांति, कैसी अद्भुत शांति। डॉक्टर पामर ने कहा, इट्स ओवर। सन 1873, 29 जून, रविवार, समय 2 बजे। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपको कविता कैसी लगी, ये पूरी उपन्यास कैसा लगा, अपना कमेंट दीजिए। और अगर आपको और भी उपन्यास सुनने का मन हो तो आप अपना विचार दे सकते हैं।